Hello everyone, welcome you all in my channel Physics. Today we are studying the physics of class 12, in which we are studying the first chapter electrostatics. So इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों हमें पढ़ना है, क्यों हमें इतना जरूरी है। क्लास 12 में जो हमारा पूरा यूनिट है फर्स्ट चैप्टर से फोर्थ यूनिट तक, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज हैं, वो किस बेसिस पर काम करते हैं, उसके लिए हमें समझने के लिए हमें फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर को समझना जरूरी है, और ये हमारा बेसिक चैप्टर है। सो आज हम समझते हैं, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने स्टडी की है और बहुत सारी चीज़ें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ी होंगी। नेचर में जितने भी फिनोमेना हमारे हो रहे हैं वो सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे डिफाइंड होता है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स को गवर्न करता है। और आपने वहाँ देखा होगा कि अगर न्यूटन लॉस ऑफ ग्रेविटेशन में था क्या, हमारे पास दो मास बॉडीज थी और दो मास बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे न्यूटन ने कैलकुलेट किया था, और वो फोर्स कितना था, एफ जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल, हम जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m1 m2 का प्रोडक्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ में आर स्क्वायर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ पर न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि अगर मेरे पास दो मास बॉडीज हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, वो फोर्स की वैल्यू हमें न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ बताता है। और जहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो वैल्यू है वह है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप जानते होंगे इसे इसकी यूनिट। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहाँ है, आप देखते हो डे टू डे लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगता है, लेकिन फिर भी दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ आवर नेचर। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो 4 फंडामेंटल फोर्स हमारे पास है उसमें जो सबसे वीक फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज इनफाइनाइट है। हम देखते हैं यहाँ से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में, मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो मुझे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर अगर सन, मैं यहाँ पर सन को देखता हूँ तो सन भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनफाइनाइट रेंज से काम करता है। आप जो लोग जानते हो कि इनफाइनाइट रेंज बहुत सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ हमारे चल रहे हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से गवर्न होते हैं। फिर बात करते हैं, जो ये फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को गवर्न करता है। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को गवर्न करते हैं फोर्सेस, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। और जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, अगर मैं बात करूं सेंट्रल फोर्सेस की, तो जो हमेशा ये फोर्स लगता है वो इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगता है। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा मास ऑब्जेक्ट के इस जो लाइन जॉइनिंग है, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, उसके अलोंग लगता है। वहां पर जो ग्रेविटेशनल बाकी जो फोर्स है, अगर मैं इस मास ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके लाइन जॉइनिंग पे लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके सेंटर के अलोंग एक्ट करता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। जहां पर बात करते हैं, ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, आपने देख लिया। और अट्रैक्टिव नेचर है, कभी आपने देखा नहीं होगा ग्रेविटेशनल क्या करता है, हमेशा चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है। और बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें वर्क डन जो होता है जीरो होता है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, अगर मैं क्लोज लूप के अंदर काम करता हूं तो वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। जब आपने देखा होगा क्लास 11 में कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर पढ़ा होगा कि जो फोर्सेस होते हैं वो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं। जो पाथ होता है, अगर मैं कोई भी पाथ ले लूं और मैंने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, तो इस पाथ के अलावा जो फोर्स की वैल्यू होगी, मैं इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से इस पॉइंट पे यहाँ पे आऊँ, तो दोनों जो पाथ हैं वो मुझे एक ही पॉइंट की तरफ लीड कर रहे हैं। जैसे मैं ए और ये है पॉइंट बी, तो यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया, मैं सी को थ्रू जाता हूँ और यहाँ से डी के थ्रू जाता हूँ। तो अगर मैं डी के थ्रू जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर इस पॉइंट पे जाने पर जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा वो सेम होगा कि मैं यहाँ से किधर जाऊँ। तो वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, वो सिर्फ डिपेंड करता है इस हाइट पे, जो हमने रेफरेंस मान रखा है उस हाइट पे कितना डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं ग्रेविटा और इसका इंटरेक्टिंग पार्टिकल होता है। हमने सुना होगा कि जो ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स होते हैं, उनसे हम ग्रेविटी के जो पार्टिकल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, वो किससे मीडिएट होते हैं और किससे इंटरेक्ट करते हैं? ग्रेविटॉन पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, जिनका स्पिन 2 होता है। अभी इसके बारे में आपने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। क्लास 12th में हमें सारे बेसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के ऊपर पढ़ना है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज तो नेचर में लगते ही हैं, तो और हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेज से कुछ एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में सन अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, वो भी ग्रेविटेशनल का फोर्स का रिजल्टेंट है। वहां पर हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट चारों तरफ घूम रहे हैं, मून सन अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो ये किसका रिजल्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस नेचर में कूलॉम लॉ से गवर्न होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसका रीजन ये है कि हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं एक एटम के अंदर, तो एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों के बीच न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो होता क्या है, घूमने के दौरान उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो वहां पर जो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे इतने एटॉमिक स्केल पे, क्योंकि एटम हमारा 1 एंगस्ट्रॉम लेवल के आसपास होता है, तो इतने छोटे डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है, मतलब वो नेग्लिजिबल है। अराउंड 10 टू 40-50 के आसपास, -40-50 के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो जाती है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, वो हम समझेंगे। वो कौन सा फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जरूरत हमें पड़ती है कि सारे एटम के अंदर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और हम जानते हैं कि सुबह सुबह उठते हैं या हम कॉम करते हैं अपने बालों को, तो कॉम में हम देखते हैं कि जब हम कॉम करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। अभी समझेंगे कि इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है और क्या करता है कि छोटे छोटे, आपने देखा होगा, पेपर के पीसेस को उठा लेता है। तो इतनी बड़ी अर्थ नीचे है और वो पेपर के पीसेस को उठा लेता है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ भी उन पेपर के पीसेस को नहीं उठा पा रही। वहां पे एक अंदर फोर्स है जो कि वो क्या कर रहा है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग फोर्स है। तो जो ये फोर्स है कूलॉम लॉ से गवर्न होता है। और इसका एक छोटा सा यहाँ पर मैंने फोर्स के बारे में लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 जहाँ क्या है, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। इसको हम डीपली समझेंगे कूलॉम्स लॉ के अंदर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही लार्ज रेंज पे काम करता है, लॉन्ग रेंज। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स था, तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे ये काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कूलॉम फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, r² पर डिपेंड कर रहा है, 1/r² पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड कर रहा था, तो ये भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है। हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स है। ये दो चार्जेस के बीच अगर 60 चार्जेस सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन का फोर्स भी एक्ट करता है, और अगर चार्जेस अपोजिट होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। अब बात करते हैं, ये भी एक सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स हमने कहा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ के जो फॉलो करते हैं। तो अगर मेरे पास दो चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे Q1 Q2, तो ये हमेशा उनके बीच लगने वाले जो उनको कनेक्ट करता है लाइन, उनके अलोंग लगता है। मतलब कि जो लाइन लग रही है, ये लाइन जो फोर्स इनको कनेक्ट कर रही है, इन दोनों के बीच क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। और इसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फोटोन। आपने देखा होगा लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन होते हैं। तो कभी भी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम क्वांटम थ्योरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर अगर चारों तरफ घूम रहा है, तो ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा उसका जो मीडिएटिंग पार्टिकल है वो फोटोन है। फोटोन के कारण यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। वो बाद में वो आप जब डीप स्टडी करेंगे, आगे फिजिक्स में हायर स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फील्ड के थ्रू एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं, तो ये हमारा पूरा स्टडी का लेवल है। हमारे क्लास 12th में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया था, तो क्लास 12th में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर पढ़ना है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा अभी तक जो दोनों फोर्सेस थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, वो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक काम कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, हम न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, वो न्यूक्लियस के इनसाइड लगते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस वो एक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और वो जो फोर्सेस होते हैं, अब आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, एटम का साइज अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और जो न्यूक्लियस का साइज उससे भी छोटा होता है, अराउंड फर्मी लेवल होता है 10⁻⁻15। तो जो इसकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं, अब जैसे ये क्या था, ये सेंट्रल फोर्सेस थे, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता था। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स या इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड नहीं करते हैं।
जो इनका फोर्स का जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम हायर पावर ऑफ आर, सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ये लगते क्या है आप हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं और बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो आपस में बाइंड अप है। नहीं तो अगर रिपल्सन करते तो एटम हमारे पास बनता नहीं, न्यूक्लियस हमारे पास स्टेबल रहता नहीं। तो वो स्टेबल नहीं रहता, इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको बाइंड अप करने का काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो मीडिएटिंग पार्टिकल होता है वो ग्लूऑन्स होता है। ग्लूऑन्स फील्ड पार्टिकल के कारण जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो आपस में रह पाते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तभी इसका नाम स्ट्रॉन्ग फोर्स पे रखा गया। ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर का। तब जाकर के हमारे पास जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो क्या है, बाइंड अप रह पाता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और हम जानते हैं कि ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव है, लेकिन ये क्या है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स है। और हम जानते हैं कि ये क्या है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। फाइनली अब हम बात करते हैं वीक फोर्सेस के ऊपर। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे क्लास 12 के नेक्स्ट चैप्टर। अगर आप बात करेंगे लास्ट चैप्टर में जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के ऊपर भी थोड़ा सा स्टडी है। वीक फोर्सेस में आप देखते हैं डीकेज जितने सारे होते हैं नेचर में, वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वीक फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने भी हमारे पास नेचर के डीके हैं, डीके प्रोसेस हैं, उसके अंदर वीक फोर्स लगते हैं। और इसका जो रेंज है बहुत छोटा रेंज है, उसका रेंज है 10⁻18 मीटर, मतलब कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स है वो लाइट पार्टिकल, आपने सोचा होगा बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में आपने अभी सुना होगा, उसमें से कुछ लेप्टॉन्स, कुछ हेड्रॉन्स, कुछ मीजॉन्स। तो लेप्टॉन्स के अंदर जो वीक फोर्सेस होता है वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डीके होते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल जब बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन डीके होते हैं, तो उसमें होता है क्या है, उस टाइम पर वीक फोर्सेस काम करते हैं। और जो वीक फोर्सेस होते हैं वो लाइट पार्टिकल से हैवी पार्टिकल के बीच में इंटरेक्ट करते हैं। और हम जानते हैं, जैसे हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर ग्रेविटॉन्स मीडिएटिंग पार्टिकल काम करता है, फोटॉन्स यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर मीडिएटिंग पार्टिकल काम करता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर पाई मेसॉन या ग्लूऑन्स काम करते हैं। वैसे वीक फोर्सेस के अंदर जो होता है न्यूट्रिनो गवर्न करते हैं। न्यूट्रिनो हमारे पास वीक फोर्स के अंदर फील्ड पार्टिकल की तरफ एक्ट करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बीटा डीके रिएक्शन लिखी है, आपने देखा होगा बीटा माइनस डीके, कई तरह की रिएक्शन होती है, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो यहाँ पर जो बीटा डीके प्रोसेस है, यहाँ पर जो निगेटिव, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन, हमारे पास एक न्यूट्रॉन था, वो डीके हुआ, उसने एक हाइड्रोजन एटम बनाया और एक इलेक्ट्रॉन बनाया और उसका एंटी न्यूट्रॉन बनाया। तो आपने यहाँ पर देखा कि न्यूट्रॉन डीके के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो किसके कारण होगा, वीक फोर्स के कारण होगा। तो 0 और 1 ये क्या है, न्यूट्रॉन को दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके अंदर इस तरह की बीटा डीके रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। तो बात करते हैं, ये थे हमारे चारों फंडामेंटल फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इनके ऊपर मैंने थोड़ा बेसिक स्टडी रखा। अगर आप थोड़ा डीप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना। बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब बात करते हैं फाइनली जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब हम जानते हैं, अगर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, नेचर में क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। तो वीकेस्ट फोर्स कहने का मतलब क्या है, अगर हम चारों की रिलेटिव कैलकुलेशन करें, रिलेटिव उसकी चारों की फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करें, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 माने तो उसके अकॉर्डिंग वीक फोर्स जो होता है 10⁻25 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। और जो हमारे पास न्यूक्लियस फोर्स होता है, न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होते हैं। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम सेम रेजिम के अंदर जाएं, अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। वीक फोर्स 10⁻25 टाइम ग्रेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम ग्रेटर है, और सबसे ज्यादा जो ग्रेटर हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो 10⁻38 टाइम्स ग्रेटर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम आपसे मिलेंगे नए लेक्चर में, जब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।